आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवार। बिहार में चुनाव से पहले सियासी लड़ाई नौवीं फेल मौलाना और शातिर शिकारी पर आ गई। यह लड़ाई वक्फ कानून के नाम पर शुरू हुई जब रविवार को इमारत शरिया नाम के संगठन ने वक्फ कानून के खिलाफ रैली का आयोजन किया था, जिसमें तेजस्वी यादव ने उनकी सरकार आने पर वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कही थी। इसी बयान के बाद बिहार की सियासत सुलग उठी। बीजेपी तेजस्वी यादव को नमाजवादी से लेकर नौवीं फेल मौलाना और शातिर शिकारी तक करार दे रही, तो वहीं जेडीयू सोशल साइट पर लिख रही है लालू राबड़ी परिवार मतलब सब सत्यानाश। जबकि तेजस्वी और आरजेडी का दावा है कि बीजेपी इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान रंग देकर समाज में नफरत फैला रही। चूंकि बिहार में चुनाव है, लिहाजा मामला सियासी पिच भी सेट कर रहा है। वक्फ के बहाने यह लड़ाई करीब 18% मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण को लेकर भी है, जो बिहार की 47 सीटों की किस्मत तय करते हैं, जिसका 70 से 80% वोट इंडिया गठबंधन को मिलता है, जिसमें भी मुस्लिम वोट पर आरजेडी का कब्जा सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार में वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है? वक्फ पर संविधान का रक्षक कौन है? अगर विपक्ष के मुताबिक संसद से पास वक्फ कानून संविधान में मिले धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार किया जा रहा है? क्या नया वक्फ कानून बनने के बाद पहला चुनावी टेस्ट बिहार में होने जा रहा है? क्या वक्फ कानून पर ही बिहार का चुनावी दांव खेला जा रहा है? क्या वक्फ कानून पक्ष विपक्ष दोनों ओर से चुनावी ध्रुवीकरण का दाव है? विपक्ष पर संविधान से आगे शरिया वाली सोच रखने के बीजेपी के आरोपों में कितना दम है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। राजद नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े होगा। मौलाना तेजस्वी यादव जी 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले वक्फ पर सियासी घमासान और भी बढ़ गया है। बीजेपी ने लगातार दूसरे दिन तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तेजस्वी यादव को नमाजवादी बताया था। मंगलवार को गौरव भाटिया ने नवीं फेल मौलाना बता दिया। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? गौरव भाटिया ने कहा कि ये लोग सांप्रदायिक दंगा चाहते हैं, संविधान को तार तार कर शरिया और हलाला कानून चाहते हैं। तेजस्वी को बार बार मुसलमानों के मुद्दे पर आखिर क्यों घेर रही है बीजेपी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले बीजेपी की ओर से नमाजवादी और नवी फेल मौलाना वाले बयानों पर तेजस्वी यादव का पलटवार सुन लीजिए। लगातार दिल्ली में ये बीजेपी के चिंटू सब, ये संघी वाले 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। कभी नवाजवादी कह रहे हैं, कभी मौलाना कह रहे हैं। आपको बता दें, रविवार को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही थी, जिसके बाद से बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए संसद से पास वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कह रहे हैं। अब वक्फ कानून पर तेजस्वी के बयान से शुरू हुई सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, बिहार में वोट ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों? वक्फ पर संविधान का रक्षक कौन है? चुनाव में विकास नहीं, वक्फ पर बात क्यों हो रही है? वक्फ से तय होगा संविधान का रक्षक कौन है? क्या संविधान के आगे शरिया वाली सोच है? तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी आपसे। जब से तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही है, तब से बीजेपी तेजस्वी यादव पर लगातार हमलावर है। कभी उन्हें नमाजवादी कह रही है, तो कभी नौवीं फेल मौलाना कहा जा रहा है। क्यों? मौलाना कैसे हो गए तेजस्वी यादव?
मैं बता देता हूं, जो कानून संसद की दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो, राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, लगभग आधा दर्जन हाई कोर्ट ने जिसके पक्ष में फैसला दिया हो और सुप्रीम कोर्ट में वह कानून विचाराधीन हो, उस कानून को एक मर्यादा विहीन पुरुष ही, जिसको किस लोकतंत्र में, मर्यादा में, संविधान में, कानून में भरोसा नहीं, वही इस तरह की बात कर सकता है कि कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव ने उनके पिताजी कुछ दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किए थे और आज फिर से देश के बनाए हुए कानून को, और ध्यान रखिए कि इस कानून की वकालत एक समय पार्लियामेंट के अंदर, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, इनके पिताजी मांग करते थे कि इस तरह का कानून बनना चाहिए, पटना में बहुत अवैध कब्जा हो गया है, उसका तुष्टिकरण के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये विकास को ताक पे रखने वाले लोग हैं। इसलिए तो कहा गया कि आप मुस्लिम हो जाइए, मौलाना हो जाइए, मौलाना है। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ने विकास से, बिहार के विकास की तरफ, जहां मोदी जी, नीतीश जी का संकल्प है कि बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, वहीं दूसरी ओर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं साहब। आज गांधी मैदान की जमीन भी कराह रही होगी, जो कभी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से गूंजती थी, जहां लाखों लोग स्वेच्छा से। नीरज जी, आप इसे तुष्टीकरण की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति, कुछ और भी नाम दे देते। 9वीं फेल मौलाना, ऐसा नहीं लग रहा कि पर्सनल अटैक कर रहे हैं आप तेजस्वी यादव पर? बिल्कुल नहीं साहब। कल जो मौलाना लोग गांधी मैदान में आए थे, उनमें से अब मंच पर जितने लोग थे, अधिकतम लोगों के पासपोर्ट, सरकार के पास रिपोर्ट आ चुकी है, पासपोर्ट विदेशी पासपोर्ट थे। ये विदेशी फंडिंग से देश को और बिहार को कमजोर करने की इनकी कोशिश थी। ये ऐसा एक मौलाना ही कर सकता है जो देशद्रोही हो। मैं सभी मौलानाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसा मौलाना जो देशद्रोही है, ये उस तरह का काम, जो भी आतंकी घटनाएं देश पर होती हैं, उस तरह का हमला कोई बाहर से आया था तो परमिशन कैसे मिली? जी, बाहर से आप बता रहे हैं कि कुछ मुस्लिम्स जो थे बाहर से आए हुए थे और उनके विदेशी पासपोर्ट पर आए हुए थे, तो परमिशन तो सरकार ने दी होगी ना भारत में आने की? हवा में उड़कर तो आए नहीं होंगे। सरकार ने दिया उनको भारत में आने का, इसलिए नहीं दिया था कि आप यहाँ आकर के इसको गलत तरीके से फंडिंग करें, आतंकी फंडिंग हो और इस तरह की रैली गांधी मैदान में धर्म के आधार पर उन्माद फैलाने के लिए की जाए। ये धार्मिक उन्माद की भूमि बिहार नहीं है। अगर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाया जाएगा, तो ये मोदी जी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। एक धार्मिक उन्माद का उदाहरण नहीं है साहब, आप यहाँ नहीं फैला सकते। आपकी सरकारों में रहा होगा नरसंहार का इतिहास, धार्मिक दंगे का इतिहास, यहाँ मोदी सरकार में, नीतीश के राज्य में ऐसा नहीं होता। दरअसल अपनी सुविधा के अनुसार नियम कानून को ये मानने वाले लोग हैं। इनको लगता है कि कानून अगर इनकी सुविधा के अनुसार है तो सम्मान करेंगे, नहीं है तो कानून को कूड़े में फेंको। मर्यादा विहीन राजनीति, स्तर विहीन राजनीति है। ये विकास और सुशासन की बात ये कर ही नहीं सकते। सिर्फ तुष्टीकरण, जातिवाद, धार्मिक उन्माद के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करना ही जानते हैं। इनको बिहार के विकास से कहीं कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। एक तरफ जहां मोदी जी और नीतीश कुमार जी बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना पाल रहे हैं, अरे पिताजी से सीखे क्या? यही तो सीखे हैं, तुष्टीकरण, अपराध, भ्रष्टाचार, यही तो सीखे। और ये करेंगे क्या? जंगल राज। लेकिन जंगल राज 2 की पुनरावृत्ति बिहार की जनता बिहार में नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि जंगल, और देखिए ना, कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस क्या है? जंगल राज की आहट ही तो है ये। जंगल राज का क्या मतलब होता है साहब? कि कानून को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। वही काम ये कर रहे हैं कि हम इस देश के कानून को नहीं मांगेंगे। यही तो जंगल राज है ना। इनके माता पिता का संकल्प क्या हुआ था जंगल राज में? कानून को ताक पर रख दिया गया था, अपहरण को उद्योग बना दिया गया था। ये वही उसी तरह की बात कर रहे हैं। तो बिहार की जनता समझ रही है कि जंगल राज की आहट लगातार ये देने की कोशिश कर रहे हैं, और बिहार की जनता इनसे सही मायने में भयभीत हो रही है। और चित्रंजन जी को स्क्रीन पर लेकर आए। चित्रंजन जी, संसद के पटल पर, और तारीख थी वो मई का महीना था, 2010 का वो साल था, और 5 तारीख थी जब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि वक्फ को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले वो बयान मैं आपको सुनवा देता हूं, उसके बाद फिर आपसे सवाल करता हूं। लालू प्रसाद यादव का वक्फ को लेकर जो बयान था वो जरा स्क्रीन पर प्ले किया जाए। बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंडियां बना रहे हैं। चित्रंजन गगन जी, जिस कानून की डिमांड कर रहे थे लालू प्रसाद यादव, अब उनके बेटे की अगर सरकार आएगी तो वो उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे।
नहीं, संतोष जी, सबसे पहली बात तो यह है कि लालू जी ने जो पार्लियामेंट में कहा उसकी व्याख्या गलत ढंग से की जा रही है। लालू जी ने तो यही कहा था कि भाई जो है सो वक्फ की जमीन जो गलत ढंग से लोग हथियाए हुए हैं उसको जो है सो उसको वापस होना चाहिए। अब गलत ढंग से उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। जो आज कानून बना है वह और उससे जो है सो जोड़ा जा रहा है आदरणीय लालू जी के पार्लियामेंट में दिए हुए बयान को। दोनों का मतलब अलग अलग है। अब उसकी व्याख्या जो तो भाजपा के लोगों का तो दिमाग उल्टा है, इनका तो दिमाग फिर गया है। आप ठीक व्याख्या कीजिए उसकी। क्या व्याख्या कर आप क्या व्याख्या कर रहे हैं उसकी? ठीक से व्याख्या कीजिए उसकी व्याख्या की जो है सो जो वक्फ की जमीन जो सरकार द्वारा या किसी गैर जिम्मेवार आदमी द्वारा जो हड़प लिया गया है। सरकार तो वक्फ की ऐसा जमीन कैसे कानून हड़पेगी? चित्ररंजन जी, सरकार कैसे हड़पेगी वक्फ की जमीन को? नहीं, सरकार कैसे हड़पेगी? सरकार हड़पे हुए है तब कई जगह, तब ना इन लोगों का आरोप है। लालू जी जो क्या कहे, लालू जी ये नहीं कहे कि जो जमीन वक्फ को दिया गया है वह जमीन उसे वापस होना चाहिए। वह कानून बनना चाहिए, न कि कानून यह बने कि जो मुसलमानों ने, उनके पूर्वजों ने जो सामाजिक काम के लिए, मदरसा के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए जो जमीन अपना डोनेट किया है उसको आप हड़प लीजिए। नीरज जी अपने समय पर असितनाथ तिवारी जी के भी पास जाना है मुझे। चुप रहिए ना। तो सवाल है संतोष जी यह कि जनता के सवाल से, जनता के मुद्दों से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है। और शायद चित्ररंजन जी आपने ठीक से सुना नहीं, मैं फिर एक बार अगर आप कहें तो सुनवा दूंगा। उन्होंने कहा कि पटना के डाक बंगला पर जितनी भी जमीन थी जिसे गलत तरीके से उसको कब्जा कर लिया है, कब्जा करी हुई जमीन पर बिल्डिंगें बन गई हैं। आप वक्फ कानून को लेकर एक कानून लेकर आइए, हम उसको पास कर देंगे, ये बोला गया है। संतोष जी, इसको समझने में आप भी उल्टा समझ रहे हैं। सर मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आप ठीक से समझा दें मुझे भी और जनता को भी। समझिएगा तो जी समझाइएगा। पूर्व के मानसिकता से बाहर निकलिए। लालू जी ने जो कहा कि वक्फ की जो जमीन है जो मुसलमानों ने या किसी ने धार्मिक प्रयोजन, सामाजिक प्रयोजन के लिए दान दिया है, उसको अगर किसी ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है तो उसे कैसे मुक्त किया जाए, इसके लिए कानून बने, न कि इसलिए कि उनके जमीन को आप हड़प लीजिए। और यही दोनों कानून में अंतर है। आज जो कानून बन रहा है यह जो है सो उनके द्वारा दिए गए, उनके पूर्वजों द्वारा दान दिए गए जमीन को हड़पने का यह साजिश है जो उन्होंने अपने समाज के लिए या धार्मिक गतिविधियों के लिए जो जमीन उन्हें दान दिया है। अब वक्फ जिस प्रॉपर्टी पर, जिस बिल्डिंग पर इस तरह से उंगली रख देती है और वो वक्फ की हो जाती है, उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं ऐसे का प्रावधान तो ये कहता था। नहीं, गलत ढंग से संतोष जी इसको इंटरप्रेट नहीं कीजिए। सवाल यह है कि भाजपा क्या चाहती है। नहीं, सवाल धर्म की पैदाइश से पहले का मंदिर है, उसको भी ये कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है। अरे तार्किक बात करिए साहब, बिना तर्क कुतर्क मत करिए। तमिलनाडु का एक मंदिर जो कि इस्लाम के पैदाइश से पहले का मंदिर है, उसको भी ये कह देते हैं कि हमारी मंदिर है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी जमीन है। क्या तरीका होगा ये? तभी तो कहते हैं कि ये लोग नीरज जी अपने समय पर, नीरज जी अपने समय पर, नीरज जी आपको काउंटर करने का मौका दूंगा अपने समय पर। नौजवानों को नौकरी देने के सवाल पर इस पर यह बात नहीं करेंगे। तो सर इस पर तो बात तेजस्वी यादव ने भी नहीं की। तेजस्वी यादव ने इस पर बात की। तेजस्वी यादव ने क्या बोला? तेजस्वी यादव ने बोला कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। अब जरा यह भी समझा दीजिए कि आपकी मान लीजिए सरकार है बिहार में, आप केंद्र सरकार के कानून को कैसे कूड़ेदान में डालेंगे, वो प्रोसेस भी जरा दर्शकों को समझाइए। नहीं, संतोष जी यह बताइए किस कानून को कूड़ेदान में डाला गया कि नहीं डाला गया है? अरे सर आप मुझे प्रोसेस बताइए, आरजेडी कैसे डालेगी? केंद्र सरकार के पास कानून को, संसद से पास कानून को आरजेडी कूड़ेदान में किस तरह से डालेगी? कौन सा वो फॉर्मूला है जो अब हमें नहीं जानकारी, जो आरजेडी को जानकारी है, तेजस्वी यादव को जानकारी है, वो उस फॉर्मूले से कूड़ेदान में डाल देगी? आप समझाइए। पहली बात यह कि जब हम समझाएं तो आप समझिए।
जब हम समझाएं आप लगेगा बीच में बोलने, तो जो है सो नहीं समझिएगा। समझिए, कानून, कृषि कानून भी पास हुआ था ना। क्या हुआ कृषि कानून को? क्या हुआ उसका हस? यही सरकार, यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काला कानून के तौर पर कृषि कानून लाया, और उसके बाद उसे कूड़ेदान में फेंका कि नहीं फेंका? नहीं, उसे कूड़ेदान में फेंका कि नहीं फेंका? किसने? तेजस्वी यादव ने। किसने फेंका? तेजस्वी यादव ने। मैं कहता हूं कि अगर सरकार मोदी जी बनाए और मोदी जी उसे कूड़ेदान में फेंके कि नहीं फेंके? मोदी जी ने बनाया कानून, मोदी जी ने संविधान कूड़ेदान में फेंका। मैं आपसे पूछ रहा हूं तेजस्वी यादव ने क्या किया उसमें? तेजस्वी यादव कैसे फेंकेंगे? वो उनकी सरकार है, उनके पास आंकड़ा है, वो अगर पास करा रहे हैं वो उसको कूड़ेदान में वो वापस ले सकते हैं। अरे आप बताइए, आपके पास ना आंकड़ा है, ना आप 3 में है, ना 13 में है, आप कैसे करेंगे बताइए? संतोष जी थोड़ा दिमाग सीधा रखिए। तेजस्वी जी ने कहा कि जब मेरी सरकार बनेगी तब। आप भाजपा के तरह जो है सो उल्टा दिमाग से सोचिएगा। मैं तो मान के चल रहा हूं कि बिहार में आपकी सरकार बन गई, मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि आपकी बिहार में सरकार बन गई। अब आप केंद्र सरकार के कानून को कैसे कूड़ेदान में डालेंगे? संतोष जी बिहार में सरकार बन गई, बनेगी, और दिल्ली से भी इसे उखाड़ कर फेंकूंगा, दिल्ली से भी ये उखड़ेगा। ठीक है, ठीक है। असित तिवारी जी को स्क्रीन पर लेकर आए। असित तिवारी जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, जो पुराना वक्फ बोर्ड था उसमें कितने फीसदी पसमानदा मुसलमान थे? देखिए, मैं पूरी बहस आप लोगों की सुन रहा था। 2-3 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। एक, आपने एक जगह कह दिया कि जहां उंगली रख देंगे वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। अगर इतनी आज़ादी होती तो जहां पहले आपका दफ्तर था RFC, बड़ा शानदार जगह है भाई साहब, उंगली रख के उसे वक्फ की प्रॉपर्टी बना ली जाती। और अभी नोएडा में जहां आपका दफ्तर है, नीचे मॉल वॉल भी उसमें है, कुछ फ्लोर पर शानदार इमारत है, पहले तो ये जो भ्रम फैलाया गया है भाजपा और संघ के द्वारा, आप लोग भी कीजिए। कोई उंगली रख के मतलब मेरा घर उसका हो जाएगा, उंगली रख देगा तो कोर्ट, ये कहीं कानून होता है? कोर्ट का ये वक्तव्य था, कोर्ट ने ये प्रूव किया। ये तो मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं सर। संतोष जी, नीरज जी भी बीच में बोल रहे हैं तो हम लोगों को कहिए ना, धैर्य से सुनते हैं। नीरज जी अपने समय पर ताली वाली बजा के चले जाएंगे। नीरज जी अपने समय पर। तो पहले तो ये भ्रम खत्म कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कहीं उंगली रख देगा और वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। 39 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास कैसे पहुंची फिर? आप बताएं सर। तो उंगली रख देने से पहुंच गई, कोई जाके उंगली रख के ले लेगा? लोगों ने डोनेट की 39 लाख एकड़। हम आप भी आपको कागज हमारे आपके पूर्वजों ने भी संतोष पहले मठ और मंदिरों को दान किया है। अब हम नहीं करते क्योंकि अब हमारे पास उतनी जमीन नहीं है कि हम कर पाए, लेकिन जो करना चाहते हैं वो अभी भी करते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है 17.22% यानी कि 17 करोड़ 20 लाख जो मुस्लिम भारत में रहते हैं, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उन्होंने 39 लाख एकड़ जमीन वक्फ को दान कर दी। नहीं, ये आज की जमीन नहीं है। ये आपको लगता है कि 15-20 साल की जमीन है तो आप किसी भ्रम का शिकार है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी तब की भी है जब राजे राजवाड़े हुआ करते थे, जो हजारों हजार एकड़ के मालिक हुआ करते थे। तब की भी वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी थी सर उस समय? होती थी 2006 में बिहार में वक्फ की जमीन थी 6,000। नीरज जी प्लीज अपने समय पर, नीरज जी अपने समय पर डिबेट को खराब ना कीजिएगा। आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता। असित तिवारी जी ने सबको शांति से सुना, मेरा सवाल जवाब उनसे हो रहा है। आप बीच में क्यों आप बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? असित तिवारी जी से मेरा सीधा सवाल जवाब हो रहा है ना। तिवारी जी जवाब दीजिएगा। डिस्टर्ब करना तो इन लोगों की प्रवृत्ति है, पूरा देश डिस्टर्ब कर रखा है लोग, इन्होंने पूरा कल्चर खराब कर दिया तो ये तो करेंगे ही। तो ये जब राजे राजवाड़े थे, रियासतें हुआ करती थी, तब की भी जमीनें हैं, बाद की भी जमीनें हैं। तो जमीन है तभी न दिया है जी, बिना दिए तो इतनी जमीन आ नहीं गई, तो उन लोगों ने दी है। आप मुझे बताइए कि क्या अदालतों में ऐसा कोई मुकदमा भी चल रहा है जिसमें हिंदू धर्मार्थ संगठनों ने या हमारे आपके जैसे परिवारों ने ये क्लेम किया कि ये संपत्ति हमारी है और जबरन वक्फ का बना लिया?
उन्हीं लोगों की जमीन है, दिया होगा। हालांकि उनके मुकदमे भी चल रहे हैं, ये भी सच्चाई है संतोष जी कि उनके अपने ही मुकदमे कई चल रहे हैं, तो उन मुकदमों की सुनवाई अदालतों में हो रही है, वो फैसला अदालतों से आएगा, वो भी पॉलिटिकल डिबेट का इशू नहीं है। इशू क्या है कि इसके जरिए जो पॉलिटिक्स हो रही है, इसके जरिए जो राजनीति हो रही है, वो मुद्दा होना चाहिए। इसके जरिए क्यों राजनीति हो रही है, असली मुद्दा यह है क्योंकि इसके जरिए ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा, सांप्रदायिक उन्माद फैलेगा और वोट आएगा। और ये सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर इस देश में राजनीतिक ताकत किसने पाई? भारतीय जनता पार्टी ने। ये सारे लोग जानते हैं। भैया प्रॉपर्टी उनकी है, वो अपने भाई भतीजों को देते हैं कि वक्फ को देते हैं, ये उनको तय करने दीजिए। आपको कहीं गड़बड़ लग रहा है तो भाई आप सरकार हैं, अदालतें हैं, वो जांच करें, सुनवाई करें। इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाना है? प्रॉपर्टी का इशू है ना, प्रॉपर्टी का इशू है तो कानूनी मसला है। अगर कहीं कोई विवाद है भी तो उसका कानूनी समाधान खोजिएगा कि ये चुनावी मुद्दा होना चाहिए। चुनावी मुद्दा बना के आप इस देश का बंटवारा करना चाह रहे हैं। मेरे पास डेटा आ गया, मेरे पास डेटा आ गया। आपने पूछा था 1950 में इनके पास वक्फ के पास जो थी वो 50,000 एकड़ जमीन थी कुल, और 2009 में जो थी वो थी 4 लाख एकड़ जमीन। अब है 39 लाख एकड़ जमीन। अब 2009 से 2022 में अब सर आप हिसाब लगा लीजिए कि किस हिसाब से। अब मुझसे ज्यादा गणित आपका अच्छा है और आपने पत्रकारिता भी की। बताइए संतोष जी, तो ये जो जमीन है क्या किसी ने, आपके हमारे जैसे किसी ने या अन्य किसी ने ये क्लेम किया है क्या कोर्ट में कि हमारी जमीन कब्जा कर ली? बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, जमीन है ना, उन्होंने दिया, बहुत सारे ऑब्जेक्शन है। तो ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट उसकी सुनवाई करे। ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उन्हीं ऑब्जेक्शन को आधार बनाकर तो नया कानून लाया गया था सर, और नया कानून पास हुआ है संसद से। अब वो पास संसद, जो संसद से पास कानून है उसको कूड़े में डालने की बात की जा रही है, वो कैसे होगा? ठीक संतोष जी, ये भी मैंने सुना था, मैं चाह रहा था इस पर जवाब नहीं दूं। हम एक बात स्पष्ट समझ लें, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इंडियन डेमोक्रेसी में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। स्पष्ट तौर पर हम समझ ले, सर्वोच्चता संविधान की है और संविधान की निष्ठा लोक में है, मतलब भारत की जनता में है। संसद सर्वोच्च नहीं है। संसद के बनाए कई कानून निरस्त हुए हैं। खुद मोदी जी ने अपने बनाए 3 कृषि कानून, जिनकी पहली चर्चा हुई है, कई कानून निरस्त हुए हैं क्योंकि लगा कि यह संविधान के अनुकूल नहीं है। दूसरी बात, जनता की अदालत को सबसे बड़ी अदालत माना गया है और भारत का संविधान ही भारत के एक एक नागरिक को यह अधिकार देता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी संसद बहक जाए, मतलब कहीं आपकी संसद बहक गई, उसने जनविरोधी फैसले दे दिए, आपके जनतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया, तो आपको पूरा हक है उसका विरोध करने का, उसकी मुखालिफत करने का, विरोध करने का, मुखालिफत करने का। ये दो अलग चीज है। दूसरी चीज जो आपने बोली कि अगर संसद से कोई जो कानून है वो गलत पास हो गया है तो उसकी आप मुखालफत कर सकते हैं, जैसे कृषि कानून में आपने की थी। मेरा अब सवाल यह है कि संसद से कोई भी बिल पास हुआ, राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है कि वो उसे उसको कूड़ेदान में डाल सकती है, उसको राज्य में लागू ना करे। अब देखिए, और केंद्र का कानून है, वो दर्शकों के लिए बता दूं, इस समय स्क्रीन पर भी चल रहा है जी। संतोष जी सुनिए, ठीक है, क्षेत्राधिकार तो किसानों का भी नहीं था, लेकिन किसानों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा और कानून निरस्त हुआ। केंद्र सरकार का कानून था, केंद्र सरकार ने वापस लिया। मसला यह है कि जब जनता जागेगी, जब जनता केंद्र सरकार का कानून राज्य सरकार ने थोड़ी वापस लिया था। अरे उसकी बात ही नहीं हो रही ना। एक राज्य सरकार बनने के बाद अगर ये देशव्यापी मूवमेंट खड़ा हो गया तो आप रोक लीजिएगा क्या? जयप्रकाश जी ने तो पटना से राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा कर दिया था और दिग्भ्रमित किया पूरे देश को। क्या समझ रहे हैं आप? मतलब पटना से खड़ा कोई आदमी इस देश में आंदोलन खड़ा नहीं कर सकता है, वो पटना में ही रहेगा। आंदोलन खड़ा करने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। कृपया मुझे आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास जी। ये पटना से भी तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन कोई खड़ा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत इसमें बार बार बात आ रही है, एक शब्द नमाजवादी। नमाज एक उपासना की पद्धति है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं संतोष जी कि आप मुझसे उम्र में छोटे ही होंगे तो थोड़ा इसको जान लिया जाए। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, जब अर्जुन ने पूछा कि हम लोग वनवास के दौरान अलग अलग जगहों पर गए तो हमने पाया कि सबकी उपासना विधि अलग है, उनके ईश्वर अलग हैं, पूजा करने की विधियां अलग है, हम किस विधि को सर्वोच्च विधि माने?
श्री कृष्ण ने कहा संसार में कहीं भी किसी भी भाषा में किसी भी विधि से चाहे किसी की भी उपासना हो रही हो, वो उपासना एक ईश्वर की ही है, वो उपासना मेरे ही पास आती है। आप नमाज का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं भाई? वो ईश्वर की उपासना है, उपासना की एक विधि है, उसकी भाषा अलग है, विधि अलग है तो ईश्वर की उपासना। मतलब यह कि ये धर्म मैं दावे के साथ कहता हूं, भाजपा के किसी नेता को बैठा दीजिए, उसने गीता नहीं पढ़ी होगी। मैं कह रहा हूं ना, मैं कहां से ये बात कह रहा हूं, गीता के किस अध्याय से, जरा नीरज जी बता दे, मैं बता दूंगा। क्योंकि ये धर्म को इन लोगों ने धंधा बनाया, हमने धर्म को अपनाया, इन्होंने धर्म को वोट बैंक का हथियार बनाया, हमने धर्म को अपना आचरण बनाया। हम में और इनमें फर्क यही है। एक बात और आई, 9वीं फेल और क्या, तेजस्वी यादव के पास 9वीं तक की पढ़ाई का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है डीपीएस का। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री 5वीं ही की पढ़ाई का कहीं का सर्टिफिकेट दिखा दे, आज तक नहीं दिखाए हैं भाई। आप तेजस्वी का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? जब मोदी जी से पूछ लीजिए कि 5वीं तक का ही एडमिशन किसी स्कूल में देश का दिखा दे, वो पढ़े हो तो। नीरज जी जवाब दीजिएगा। हो गया। देखिए, बिल्कुल मैं सरासर इनके सारे बयानों को सिरे से खारिज करता हूं। सिर्फ झूठ बयानी, गलत बयानी और भ्रमित करने वाली बात कर रहे थे। साहब, जमीन किसने दान दिया इतना इनको? ये वक्फ बाय यूजर क्या लो है, इस पर कहीं थोड़ा ये बात कर लें। ये जो वक्फ बोर्ड कहीं कहता था कि ये जमीन पे कभी हमारे दादाओं परदादाओं ने इसको उपयोग में लाया था, उनको कोई कागजी प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये मुकदमा कोर्ट में नहीं चल सकता था, वक्त के ही ट्रिब्यूनल में ये मुकदमा चला सकते हैं वो लोग। तो मतलब कातिल भी वही और जज भी वही। तो ऐसा कानून इस देश में नहीं चलेगा। यह देश चलेगा संविधान से, और वक्त कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, और वक्त कोई कुरान में भी वर्णित शब्द नहीं है। ऐसा नहीं है कि वक्त कुरान में वर्णित शब्द है। ये कुछ मौलाना लोग इसको अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, अपने काले धंधे को बढ़ाने के लिए इस तरह की व्यवस्था ये बनाए थे, और उस कानून के आड़ में इस तरह के लोग धंधा का। आज पटना में देखिए, बगला चौराहा पर जिसकी बात लालू जी भी कर रहे थे, कितने अवैध मकान कब्जा करके लोगों ने बना लिया, चाहे मौलानाओं से मिलकर उसे रजिस्ट्री करा करके बना दिया। तो ये दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये कानून इसलिए है कि वक्फ की संपत्ति का सदुपयोग हो। जो वाकई मुस्लिम है, जो पासमानदा मुस्लिम है, महिला है, बेवा है, मिस्किन है, उनको उनका अधिकार मिले, उनको उस मदरसा उससे बढ़िया बने, उस पर अच्छा कॉलेज बने, स्कूल बने। ये इसके लिए कानून लाया गया है, ना कि उनकी जमीन को हथियाने के लिए। इस बात को इसी तरह से आपने क्यों नहीं रखा? फिर आप उनकी एजुकेशन, 9वीं फेल, मौलाना, इस तरह की संज्ञाओं पर क्यों चले गए? इसलिए जाते हैं साहब कि सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं। बिहार के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बात करेंगे साहब? साहबानों के केस इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करना जानते हैं। इनको ना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, ना संविधान। ठीक है, नवल शर्मा जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थोड़ी देरी से आए हैं। नवल शर्मा जेडीयू के प्रवक्ता हैं। नवल जी, इस समय बिहार की सियासत विकास को छोड़कर चर्चा चल रही है वक्फ कानून को लेकर। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वो इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, और बीजेपी और आप दोनों ही उन्हें नमाजवादी बताने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि ये नमाजवादी हैं। ये किस तरह की सियासत चल रही है और किस करवट सियासत बैठती हुई नजर आ रही है? देखिए, चीजों पर प्रतिक्रिया देने की या चीजों का नामकरण करने की हमारी जो भी सोच है वो माननीय नीतीश कुमार जी की संविधानवादी और मर्यादित सोच से संचालित होती है। विकास से राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास यह बताता है कि विकास से इन लोगों को शुरू से एलर्जी रहा है। लालू जी बोला करते थे कि अरे विकास से कहीं वोट मिलता है क्या? वोट मिलता है जातीय समीकरण से। और वो बराबर बोलते थे कि मैं अपने जातीय समीकरण से नीतीश कुमार के विकास की हवा निकाल दूंगा। तो यह है विकास को देखने का इनका नजरिया। तेजस्वी यादव जी अपवाद कैसे हो सकते हैं? जाहिर सी बात है कि विकास के नाम पर इनकी उपलब्धियां शून्य है, और जिस अकलियत भाई बंधुओं की ये झूठी तीमारदारी कर रहे हैं, 15 वर्षों तक इन लोगों को शासन करने का मौका मिला। उस 15 वर्ष में इन लोगों ने क्या किया? 15 वर्षों में केवल इन लोगों ने बहला फुसलाकर वोट लिया। न तो उनके विकास की कोई योजना चली पूरे 15 वर्षों तक, और न ही उनके प्रति कोई गहरी संवेदना दिखी। बल्कि हद तो तब हो गई जब मदरसा शिक्षक भूख से मरते हुए वेतन के अभाव में लालू जी के पास पहुंचे, तो लालू जी ने जवाब दिया कि अरे भाजपा से तुम लोगों का जान भी बचाएं और वेतन भी बढ़ाएं। तो इन लोगों का इतिहास यह बताता है
कि मुस्लिम जमात इनके लिए काठ की वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, वह कोई सजीव वस्तु नहीं है। ये केवल चुनावी इस्तेमाल करना जानते हैं अकलियत के भाइयों का। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अभी चुनाव का वक्त है और ये इस तरह के सेंसेशनल बयान देकर के कूड़ेदान में फेंक देंगे। इससे कई सारी बातें एक साथ दिखाई देती हैं। पहली बात तो ये कि समझिए कि विपक्ष का नेता और इतना बड़ा अराजकतावादी सोच कि संसद द्वारा पारित कानून को ये कूड़ेदान में फेंकने की बात करते हैं। जरा सोचिए कि ये लोग दैव योग से, दुर्भाग्य से अगर सत्ता में आ जाएंगे तो बिहार और बिहार वासियों को कैसे कूड़ेदान में डाल देंगे ये लोग। पहला। दूसरा बिंदु यह कि अभी मैं रास्ते में था और आपके डिबेट को सुन रहा था। आपने एक सवाल पूछा लोगों से कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाएगी। संतोष जी, आप सहित है, आप बिल्कुल सहित है। वक्फ अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि यदि वक्फ बोर्ड को लगता है कि यह संपत्ति उसकी है तो फिर उसके लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। बहरहाल, हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर आए तो ये चुनाव का मौसम है और हमारे लिए विकास ही महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जी की विकासवादी सोच, डबल इंजन सरकार की बेशुमार उपलब्धियां, यही हमारा मुख्य अस्त्र है संतोष जी। लेकिन मैं एक सवाल, छोटा सा सवाल पूछूंगा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से कि आप जब भी वक्फ पर मुंह खोलते हैं तो क्या आपको बिहार के वो 83% पसमानदा भाई बंधु आपको याद नहीं आते हैं जो बिहार में बहुसंख्यक हैं? आप अपने शासनकाल की कोई एक योजना बताइए जो आपने मुस्लिमों भाइयों की भलाई के लिए चलाया हो। आपने कितने मदरसों का आधुनिकीकरण किया? कितने मदरसा शिक्षकों की आपने नियुक्ति की? कब आपने बिहार में स्किल ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम चलाया? हमारी सरकार में तो मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं के पेंशन से लेकर अल्पसंख्यक छात्रावास, कोचिंग योजना से लेकर न जाने हुनर तालीम, बेशुमार योजनाएं चल रही हैं। और संतोष बाबू, माइनॉरिटी कल्याण विभाग का जो बजट कभी 3 करोड़ रुपया हुआ करता था, आज वो 1004 करोड़ रुपया हो गया है। 284 गुना की वृद्धि हुई है। तो हमारे लिए अल्पसंख्यक भाई किसी सजावट की वस्तु नहीं है, वो हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए संवेदना का भी हिस्सा है, हमारी समावेशी सोच का हिस्सा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो हमारे नेता की जो समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी और संविधानवादी सोच है, उसके तहत हमें इस बात का गर्व है कि हमारे नेता बिहार के अकलियत भाइयों को वोट बैंक नहीं समझते हैं, बल्कि उन्हें समाज का एक सचेतन हिस्सा समझते हैं, सजीव हिस्सा समझते हैं और उनके विकास के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए बराबर प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक है चितरंजन जी, आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आप 3-3.5% जो 3-3.5 करोड़ जो मुस्लिम हैं, जो अपर मुस्लिम हैं, उनके लिए 14 करोड़ पसमानदा मुसलमानों को दरकिनार कर रहे हैं। संतोष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने नवल जी का बहुत बढ़िया जो सो भाषण सुनवाने का काम किया। एक बार भी कहीं तो तथ्यों पर बोल रहे थे, मैंने भाषण सुनवा दिया, मैंने तो आपको भी पूरा मौका दिया था। जी तकलीफ आपको होगा। सच्चाई यही है कि बजाबता से जैसे ही कहीं चुनावी भाषण दिया जा रहा हो, आपने भाषण दिलवाया, झूठ का पिटारा उनसे खुलवाया। अगर चितरंजन जी आरोप लगाने से आपके वोट बैंक में इजाफा हो जाता है तो मैं ये स्वीकार कर लेता हूं। ठीक है, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। हाँ। आपने उनसे अब मेरे कहे गए एक बात को भी काटिए ना। हमने जो बात बोला, जो तथ्य रखा, आप किसी एक तथ्य को काट दीजिए चितरंजन भाई। अरे केवल झूठे बोलवे किए। मैं जो संतोष जी, आपने उनसे यह सवाल नहीं किया। सुधर जाइए, सुधर जाइए। चुनाव में बहुत कम समय बचा है। अरे आप संभलिए नवल जी, जगह खोजिए जगह। संतोष जी, आपने यह सवाल उनसे नहीं किया कि अब तक जो है सो नरेंद्र मोदी जी का फोटो जनता दल कार्यालय में टंग ही गया है। भाजपा का झंडा कब जो है सो जनता दल के कार्यालय पर फहराएगा? मैं आपसे सवाल कहाँ पूछ रहा हूँ, आप कहाँ नरेंद्र मोदी तक चले गए? बिना नरेंद्र मोदी के भी कोई डिबेट हो सकती है। हम पसमानदाओं पर बात कर रहे हैं, हम मुस्लिम्स पर बात कर रहे हैं, हम वक्फ कानून पर बात कर रहे हैं, हम वक्फ बोर्ड पर बात कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी तक चले गए। संतोष जी, नवल जी बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, आपने कभी नहीं टोका। मैंने जब कहा था आपको तितली लग गई, मिर्ची लग गई आपको। मैं समझ रहा हूँ आपके नौकरी का सवाल है,
नहीं आपके नौकरी का सर सवाल मैं है। मुझे नौकरी खोजनी होगी, मैं दूसरी खोज लूंगा। आप कम से कम आप अपनी नौकरी तो बचाइए। सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे, आप मेरी नौकरी की फिक्र कर रहे हैं। मेरी नौकरी से आपको वोट नहीं मिलेगा सर। मेरी नौकरी से अगर आपको वोट मिल रहा है तो आप मेरी नौकरी की फिक्र कर लीजिएगा। वोट आपको मिलेगा मेरे सवाल से। एक भी नहीं। संतोष ये सवाल जी, पूछिए इनसे। बात आप और आप सिर्फ जानिए। पॉलिटिकल बयानबाजी, सिर्फ नीरज जी तुष्टीकरण की प्लीज, राजनीति। नीरज जी प्लीज, आरजेडी का मैं सवाल नेता जवाब कौन करने में है? सक्षम हूं। जिसने सामाजिक न्याय के लिए जेल जाना पसंद किया, गालियां सुनने का काम किया। आज भी जो है सो देख लीजिए। अरे वो ये लोग जातिवाद गाली दे था, रहे हैं सामाजिक केजरी न्याय यादव नहीं को। था। ये लोग गाली दे रहे हैं वो लालू जातिवाद यादव का को। नंगा लालू नाच जी के था, परिवार सामाजिक को न्याय नहीं था। गाली देने के अलावा नहीं। सही में आसिफ जी ने सवाल किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई अगर मांग दे कि भाई आप 5वां पास है कि नहीं, यह कोई सवाल नहीं कर सकता। लेकिन ये प्रधानमंत्री के माता पिता कोई मुख्यमंत्री नहीं थे। ये इनके माता भी मुख्यमंत्री, पिता भी मुख्यमंत्री, फिर भी 9वीं फेल है। प्रधानमंत्री जी के पिताजी चाय बेचते थे, जग जाहिर है साहब। उनके बैकग्राउंड से क्यों तुलना करते हैं? कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी मत बोलिए, तार्किक बात करिए साहब। शर्म की बात यह है कि तेजस्वी के माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, फिर भी ये 9वीं फेल रहे, फिर भी ये 9वीं फेल रहे। नीरज जी, शर्म की बात यह है। कम से कम बस कंधा उठा के कुछ भी बोल देना हो, बोल के निकल जाना हो, टीवी का डिबेट है, यही तो तो ये गलत समझने का है। फेरा है। यही तो समझने का फेरा है। मेरे कि सवाल, अगर- मैं अपने सवाल को दोबारा से दोहरा दूं चितरंजन जी, अगर जवाब देना चाह रहे हैं, वरना मैं असित नाथ तिवारी जी को बहुत वेट करा रहा हूं, उनके पास चला जाऊंगा। सवाल मेरा क्या यह सवाल है, आपका है? 3-3.5 करोड़ मुसलमानों के लिए आप 14 करोड़ पसमानदा मुसलमानों को दरकिनार कर रहे हैं। वक्फ नहीं, बोर्ड सुनिए, में पसमानदा नहीं, मुसलमानों संतोष- को अगर एंट्री नहीं, मिल रही है, संतोष जी तो फिर मैं इससे समझ रहा ऐतराज था। क्यों मैं विपक्ष तो को? पहले- नहीं संतोष जी, मैं तो पहले कहा कि भाजपा के बनाए स्क्रिप्ट पर आप जो से डिबेट करवाते हैं। कौन कह रहा है कि जैसे 3 करोड़ और 14 करोड़ की बात कर रहे हैं? कौन कह रहा है कि पसमानदा अलग हो रहा है? वक्फ बोर्ड में इससे पहले जो कानून था उसके मुताबिक कितने लोग पसमानदा थे? ये बांटो राज करो की राजनीति भाजपा करती है और आप जो है सो उसका हथियार बने हुए हैं। इमारत शरिया में मैं तो गया नहीं था सर। भाजपा नहीं बांटो और राज करो के लिए इमारत शरिया में मैं तो गया नहीं था। मैंने तो बार माइक थामा नहीं था। मैंने तो नहीं कहा था कि संसद से पास कानून को मैं कूड़ेदान में फेंक दूंगा सरकार बनने पर। ये मैंने थोड़ी कहा था सर। आप मुझ पर आरोप लगाकर मेरे कंधे का इस्तेमाल करके सवाल से बच सकते हैं। कानून का आज जब मोदी जी उसका विकास कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास पूर्णबंधु के साथ में। ठीक है, आपका वोट में ठीक है। आसिफ नाथ तिवारी जी को स्क्रीन पर लेकर आए, समय कम है, ज्यादा से ज्यादा सवाल हो जाए और उनके जवाब मिल जाए, वो ज्यादा अच्छा है दर्शकों के लिए। आसिफ नाथ तिवारी जी को स्क्रीन पर लेकर आए। भाजपा को अलग कर लीजिए संतोष जी। क्या सर? ज्यादा से ज्यादा जी। भाजपा के यहाँ से स्किट बन के आता है, वही डिबेट करवाते हैं आप। मेरे पास मैं सर अपने आंकड़े लेकर बैठा हूं। मैंने जब बीजेपी वालों से ये पूछा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों हुआ, तब आप खुश थे, चेहरे पर आपकी चमक दिख रही थी। अब जब मैंने सवाल पलटकर आपसे पूछ लिया तो आपके पास शायद डेटा नहीं है, इसलिए आप मुझ पर आरोप लगाने लगे। अगर मुझ पर आरोप लगाने से आरजेडी को वोट मिल जाएगा तो आप आरोप लगाते रहिए, हर डिबेट में लगाइए सर। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वक्फ का विरोध कौन मुसलमान नहीं कर रहा है? आप यहाँ पर पसमानदा का सवाल ले आए। हिसाब आपके पास में है? नहीं, हिसाब आपके पास में है कि राष्ट्रीय जनता दल ने क्या किया मुसलमानों के लिए? कार्यालय आए और उन्होंने धन्यवाद दिया, साथ खड़े हैं जो मुसलमानों को जो करने का काम किया। पाकिस्तानी उनमें उत्साह है, उनकी हकदारी आप करते थे, जो उनकी हकदारी करते थे। ये 20% अपर क्लास के मुसलमान मिल करके 80% पसमानदा की हकदारी करते थे। पसमानदाओं में उत्साह है और निश्चित रूप से पसमानदा मुसलमान आज भाजपा के साथ जुड़ना चाह रहा है, समझ चुका है कि सबका साथ सबका विकास मोदी जी ही करते हैं। मोदी जी की कोई योजना। आसिफ नाथ तिवारी जी को स्क्रीन पर लेकर आए, समय जाया हो रहा है। आसिफ नाथ तिवारी जी, सवाल बड़ा सीधा सा है। जो आरजेडी से मैंने सवाल पूछा वही आपसे पूछता हूं। 14 करोड़ पसमानदा मुसलमान हैं इस देश में, 17 करोड़ 22 लाख मुस्लिम्स में से 2011 की जनसंख्या का हवाला दे रहा हूं मैं, उसमें से वक्फ बोर्ड में किसी को जगह नहीं थी। अगर 2 पसमानदा मुसलमान वहां पर चले जाएंगे, मुस्लिम महिलाएं वहां पर चली जाएंगी, तो इस पर ऐतराज क्यों है? इस कानून पर क्यों ऐतराज हो रहा है? देखिए संतोष जी, कुछ बातें वक्फ को लेकर जो यहाँ रखी गई वो बिल्कुल तथ्यहीन रखी गई। मैं जरा उसको क्लियर कर दूं। वक्फ ट्रिब्यूनल को लेकर नीरज जी ने बताया कि वक्फ बोर्ड के मामले वक्फ ट्रिब्यूनल में जाते हैं और वक्फ के अधीन है। नहीं, वक्फ ट्रिब्यूनल
गवर्नमेंट की बॉडी है और वो एक जुडिशियल बॉडी है, और उसमें जो जज होते हैं वो जो सामान्य जज होते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के जज हो, उन्हीं नहीं फिर गलत बयानी। वो हम वक्फ ट्रिब्यूनल में जज भी वही हो सकते हैं जो उस समाज से हैं। सुन लीजिए नीरज जी, आप फिर बीच में बोलिएगा, आपकी आदत है ये। सुन गलत बात मत बोलिए सर, मैं बोलता हूँ क्या? नीरज जी अपने समय पर प्लीज संस्कार आप लोग सीखिए कि विमर्श कैसे होता है। राजनीतिक विमर्श का थोड़ा तो संस्कार आप लोग सीख जाइए। संस्कार आप सीखिए साहब, गलत तथ्य क्यों रखते हैं? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, को सही तरीके से हमेशा आप उसको बाद में करेक्ट कर दीजिएगा। जिस दिन मैं धरती ये काम बंद करिए, हमेशा झूठ बोलना, भड़क फैलाना। भाई वहाँ जज भी वही होते हैं ट्रिब्यूनल में, वहाँ कोई दूसरा नहीं हो सकता। नीरज जी कम से कम बात कंप्लीट होने दीजिएगा। आप हर एक सेंटेंस के बाद उसका क्लियरिफिकेशन देने लगते हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। कम से कम बात तो पूरी होने दें। आसिफ जी ये हाँ, तो ट्रिब्यूनल में एक जज होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई पदाधिकारी होता है। उसकी भी जाति धर्म को लेकर कोई मान्यता नहीं है, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि आमतौर पर चूंकि मुस्लिमों की संस्था है तो जो मुस्लिम अधिकारी होते हैं डीएम उन्हीं को वहां बना देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजों को समझते होंगे, लेकिन कोई बाध्यकारी वो नहीं है, वो भी किसी धर्म का हो सकता है। इसके बाद एक इस्लामिक स्कॉलर होता है, तो वो तो मुसलमान ही होते हैं और अन्य लोग होते हैं। तो पहले तो ये भ्रम कि ट्रिब्यूनल जो है वक्फ के अधीन है, ये खत्म होना चाहिए। ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट की एक न्यायिक इकाई है, सरकारी न्यायिक इकाई है, जिसमें जज और एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। दूसरी बात, एक और बात कही गई कि ट्रिब्यूनल के फैसले को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, यह भी झूठ है। वक्फ एक्ट 1995 की एक धारा है 83, उसका 9वां कॉलम पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि हाई कोर्ट, किसी भी राज्य का हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के फैसले की समीक्षा कर सकता है और बदल सकता है, और ऐसे लाखों मुकदमे देश के अलग अलग हाई कोर्ट में चल भी रहे हैं ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ, तो उनकी समीक्षा भी होती है और उन्हें बदला जाता है। अब एक और बात आई कि वक्फ जिस जमीन को कह देगा कि वो जमीन हमारी हो जाएगी, ये मैं स्पष्ट कर दूं कि दरअसल इसके लिए एक कानून है, उसमें यह होता है कि प्रशासनिक सर्वे, मतलब वक्फ अगर दावा करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो डीएम एक कमेटी बनाते हैं जो उसका सर्वे करता है। प्रशासनिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाती है, उसके बाद तय होता है कि जमीन इनकी होगी या नहीं होगी। ये भी नहीं है कि कोई उंगली रख देगा, इसीलिए मैंने कहा कि आरएफसी से अच्छी जगह कोई थी, आरएफसी पे ही उंगली रख दी जाती भाई। और नहीं, इसमें सारे भ्रम पहले खत्म किए जाएं। आसिफ जी इसमें आपने बात को बहुत अच्छे से घुमा दिया। इसमें यह है कि अगर वक्फ ने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी, मैं बता रहा हूं, वक्फ ने ये कह दिया ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई। अब जिसकी प्रॉपर्टी है वो ये प्रूव करे कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ प्रूव नहीं करेगा ये प्रॉपर्टी उनकी। झूठ कहां है? वक्फ के कौन सी धारा है? ये कौन सी धारा है जरा बताइए ना, मैं भी पढ़ी लूं। वक्फ अधिनियम 3 मोबाइल पे मिल जाता है संतोष जी। वक्फ अधिनियम 3 क्या है? वक्फ अधिनियम 3 क्या है? पढ़े क्या है वक्फ अधिनियम 3? अरे सर आप पढ़े ना, वक्फ एक्ट 1995, हाँ वक्फ एक्ट 90। चलिए नहीं, यहाँ ये चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है, बहुत झूठ बोला जा रहा है। वक्फ अधिनियम 3 आपने बोला ना जी, अभी मैं निकाल लेता हूं। आप निकाल लीजिएगा, तब तक नवल जी से जवाब ले लेता हूं। नवल जी जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम है मेरे पास। नहीं, इसको क्लियर करवाइए, इससे हाँ सर अभी आप निकाल के तो रखिए, आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूं। नवल जी जल्दी से भैया, निकाल लिया, आप आइए ना जी। चलेगी सर आसिफ जी निकाल लीजिए, आराम से ठंडे से पढ़ लीजिए। आ रहा हूं आपके पास, ना मैं भागा जा रहा हूं ना आप भागे जा रहे हैं। अरे निकाल नवल जी, मैं तो कह रहा हूं मैंने निकाल लिया। सर निकालने के बाद पढ़ेंगे भी उसे। जी नवल जी, मुझे लगा आप नवल जी के पास जाएंगे। हाँ संतोष जी बताया जाए। देखिए संतोष जी, वक्फ संशोधन बिल पर जब पूरे देशव्यापी बहस छिड़ी हुई थी, मुझे अभी तक याद है कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में यह साफ कहा गया है कि अगर वक्फ को लगता है कि अमुक जमीन या अमुक संपत्ति उसकी है तो वह उसकी हो जाएगी। बाकी जो बातें आपने कही वो बातें पूरी तरह सत्य है। देखिए महत्वपूर्ण पहलू यह है संतोष जी कि आखिर वक्फ किया किसके लिए जाता है? वक्फ गरीबों और मजलूमों के लिए किया जाता है। कि ये कितनी बड़ी विडंबना है, जरा वक्फ पर राजनीति करने वालों से पूछा जाए कि आखिर
जिस वक्त के पास इतनी बेशुमार संपत्ति है, देश का हर चौथा भिखारी पसमानदा मुसलमान क्यों है? सड़कों पर भीख मांगने वाला प्रत्येक चौथा भिखारी मुस्लिम, इसकी चिंता इन लोगों को नहीं है, क्योंकि इनके लिए सशक्तिकरण महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए तुष्टीकरण महत्वपूर्ण है। यही है सवाल दृष्टिकोण का कि हमारे नेता के लिए पसमानदा मुस्लिमों का, बल्कि पूरे मुस्लिम जमात का सशक्तिकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये लोग केवल उनको वोट बैंक का उपकरण मात्र समझते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में वक्फ की संपत्ति पर एक बड़ा मैं कड़ा सवाल पूछ रहा हूं संतोष बाबू, कि बिहार में वक्फ की संपत्ति पर सबसे ज्यादा कब्जा किन लोगों का था? आपको पता है कि जब नीतीश कुमार जी की सत्तानशीनी हुई तो कब्रिस्तानों पर से अवैध कब्जा हटाने में हमारे नेता नीतीश कुमार जी को कितना पसीना बहाना पड़ा, तब जाकर लगभग 9,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो कब्रिस्तान थे ये वक्त की संपत्ति थे, और इन सारे कब्रिस्तानों पर किनका अवैध कब्जा था, किन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था? अगर है नैतिक बल तो लोग आकर बताएं, और लंबी चौड़ी डींगे हाँकते हैं। तो संतोष बाबू देखिए, लालू यादव जी को दैव योग से मौका मिल गया कि उन्होंने आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोक दिया और एक स्टंट दिखाकर बिहार के अकलियत भाइयों का 15 वर्षों तक राजनीतिक शोषण किया। अब तेजस्वी यादव जी भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। ये शरीयत का ये वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने का स्टंट दिखाकर एक बार फिर से अकलियत भाइयों को टोपी पहनाना चाह रहे हैं। तो इनको तो यह परंपरा मिली है कि पिताजी ने रथ रोक कर स्टंट दिखाया और अकलियत भाइयों का राजनीतिक शोषण किया, और पुत्र जो हैं वो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने के स्टंट दिखा रहे हैं, और स्टंट दिखाकर फिर उनका शोषण करेंगे। पूछिए ना कि उनके विकास के लिए क्या योजना है आपके ठीक पास? है, चित्रंजन जी जवाब दीजिएगा, आधुनिकीकरण किया, उसके बाद आपके पास, तब तक आप और उसको रीड कर लीजिएगा के लिए। ठीक है चित्रंजन जी जल्दी से, आपके पास है, नीरज जी आपके पास है। नहीं संतोष जी यह तरीका डिबेट का नहीं है, आप तकलीफ नहीं मानिएगा। सर आप मुझे मेरा काम मत सिखाइएगा प्लीज, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आप जवाब कुछ देते हैं। आप हमसे सवाल पूछते हैं, हमसे भाषण दिलवाइए। आप नहीं, हमसे सवाल कीजिए, हमसे भाषण दिलवाइए। कहिए कि डिबेट हो रहा है, तमाशा बनाए हुए हैं आप। मेरे किसी सवाल का आसिफ जी आप अपनी बात रखेंगे, मुझ पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आरोप प्रत्यारोप अभी जो नवल जी ऐसा लग रहा है कि जैसे कब्रिस्तानों की जमीन राजनीतिक अखाड़े में मैं आपका प्रतिद्वंदी हूँ, आप बीजेपी और जेडीयू दोनों को छोड़ देते हैं, मुझे पकड़ लेते हैं। नहीं, नवल जी से जो आप भाषण दिलवा रहे थे, सर आप बोलिए ना, आप अपनी बात रख रहे हैं, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा था। हम जब बात करते हैं तब सवाल खड़ा करते हैं, आप आधे से ज्यादा अपना समय मुझसे लड़ने में व्यर्थ कर देते हैं, जिसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। सर अरे चित्रंजन भाई आवेश में क्यों आ रहे हैं? अब तक मेरी बातों का खंडन कर दीजिए ना। और समय कम है, फिर मुझे असित नाथ तिवारी जी के भी पास जाना है, प्लीज। ऐसे संतोष जी डिबेट कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र नवल जी सुन लेते हैं, नहीं तो फिर कह देंगे कि मैं आपको बुलवा रहा हूं जबरदस्ती से। जी तमाशा बनाए हुए हैं, भाषण दिलवा रहे हैं भाजपा से, जनता दल उससे। सर आप पॉइंट पर आएंगे, अपनी बात कुछ रखना चाह रहे हैं? अरे आप भाषण दीजिए ना, आपके पास कुछ बोलने के लिए है, आपके मुंह में आवाज है। आपने केवल अकलियतों के साथ धोखेबाजी किया है, क्या बोलिएगा आप? अरे धोखेबाज तो तुम हो। अरे भाजपा के हाथ में बिक गए, कोई उपलब्धि आपके पास है? भाजपा के हाथ में बंधक कोई उपलब्धि है? देखिए असंसदीय शब्द मत बोलिए चित्रंजन जी, चित्रंजन जी, चित्रंजन जी व्यक्तिगत मत होइए, असंसदीय मत होइए। अरे भाई तो भाजपा के हाथ तथ्यों पर बात कीजिए, भाजपा के साथ बिक गए कि नहीं बिके, सो बताइए। आपके पास कोई पॉइंट है, कोई तथ्य है जो आप रखना चाह रहे हैं? रखिए ना सर, नवल जी प्लीज रखिए ना। मैं कह रहा हूँ कि आज मोदी जी का फोटो टंग दिया जनता दल ऑफिस में। ये बौखलाहट क्यों? ये बौखलाहट क्यों? ये बात करते हैं अकलियत का, या जो नहीं जो कहता है कि पाकिस्तान भेज दो मुसलमानों को, उसके साथ खड़े हैं, बात करते हैं। या तो वो सौगातें मोदी भी देते हैं। अरे कोई एक उपलब्धि बताइए ना, आपने क्या किया भाई? घृणा फैलाता है, उसके साथ आपने क्या किया? और मेरी स्पष्ट मान्यता है कि इस बार भी आपके नेता उनको टोपी पहनाने जा रहे हैं। नहीं, जिसकी बुनियाद ही बांटो राज करो का है, उसके साथ ही खड़े हैं।
आसिफ जी, आप ये तथ्य पर कोई बात करेंगे तो बताइए। फिर मैं आसिफ जी कुछ डेटा लेकर बैठिए, कम से कम दर्शकों का मेरे ज्ञान में कुछ इजाफा तो हो सकता है मैं कहीं पर गलत हूं। आसिफ जी मुझे करेक्ट कर दें। बस एक मिनट जी। संतोष जी, मैं सुन नहीं पाया, सब लोग तो बोल ही रहे थे, सुनता किसके? जी आसिफ जी बोलिएगा। आसिफ जी आप अपनी बात को रखिएगा। मैं आपका प्रश्न ही नहीं सुन पाया ना, सारे लोग तो बोल ही रहे। नहीं, आप अपनी बात कुछ रखने वाले थे, 1 मिनट है मेरे पास, जल्दी से सर। हाँ, मैंने कहा कि जो हम लोग वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 की बात कर रहे थे, उसमें स्पष्ट परिभाषित किया गया है कि वक्फ का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा अपनी किसी भी चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से समर्पित करना। इसमें बात कहां से आ गई कि वो किसी की जमीन पर दावा कर देगा तो मुस्लिम कानून द्वारा उसके आगे भी पढ़िए ना, गलतफहमियां फैलाई। ये सर ये आपने आधा अधूरा कोट पढ़ा, उसके आगे भी पढ़िए ना। ये काम कर चुके हैं पर्सनल लॉ के द्वारा, मुस्लिम कानून के द्वारा, संविधान के तहत नहीं। हम सभी लोग मिलकर जिन्ना जैसा काम न करें कि गलतफहमियां इतनी फैला दें कि देश में ऐसी लकीर खींच जाए कि भारतीय संविधान और भारतीय कानून के अनुसार इस बात को समझिए। और देश पर्सनल लॉ से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। नीरज जी प्लीज नीरज जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। आसिफ जी की एक बात कंप्लीट होने दें, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। जी जल्दी से। कोई लाभ नहीं, देश चलेगा संविधान। ठीक है नीरज जी अपनी बात जल्दी से रखिएगा, समय नहीं है मेरे पास। मैं बता दे रहा हूं, भाजपा की समस्या यह है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ओबीसी, ईबीसी, गरीब, सवर्ण और एससी एसटी के अधिकारों की बात कर दी है। अब इससे भाजपा डर गई कि धर्म के धुएं में हम लोगों को दौड़ा रहे थे, ये तो लोगों के अधिकारों की बात कर रहा है। हमने बिहार में एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, राजेश राम जी को। इनके 2 दलित नेता आपस में खूब लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। हमारे नीरज जी अब अपनी बात रखिएगा और टॉपिक पर। और घबराहट में पागलपन में सांप्रदायिक एजेंडे को लेकर ये लोग चुनाव में आ रहे हैं। संतोष जी सच्चाई यही है। नीरज जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, समय कम है मेरे पास। राजद की प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। जब वक्त संशोधन विधेयक बन रहा था, इनसे पूछा गया लगातार कोई सुझाव सलाह है तो दीजिए, उससे भाई एक सुझाव एक सलाह नहीं दिए और आज सिर्फ तुष्टीकरण के लिए पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस ने सलाह दी थी, कांग्रेस ने सलाह दी थी। अब कांग्रेस का आरोप है कि उनकी सलाह को आपने सुना नहीं। इनके पास आरजेडी की तरफ से सलाह आई थी नहीं आई थी वो तो चित्रंजन जी बताएंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सलाह आई थी। जेपीसी के मीटिंग में एक भी सुझाव विपक्ष का नहीं माना गया। जो कि थी वो मानी भी गई थी, लेकिन राजद ने एक सलाह नहीं दिया जो मुल्ला तेजस्वी यादव गांधी मैदान में खड़ा होकर जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा। एक सुझाव नहीं दिया था। आज फिर से मुस्लिमों को टोपी पहनाना चाह रहे हैं कि आरजेडी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने एक भी सुझाव नहीं दिया। तो ऐसे में जब वक्फ बोर्ड पर मुंह खोलते हैं तो बड़ी हंसी आती है। ये लोग पूरे बिहार को बेचने वाले लोग, पूरे बिहार को बेचने वाले लोग और सामाजिक न्याय के नाम पर 90 के पहले बिहार का समाज, ठीक है मिनट समय चाहिए, 90 के पहले बिहार का समाज समय की बात है सर मेरे पास। लालू यादव समय बिहार में तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहस